अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने ये जो है चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था बायोएनर्जेटिक्स का, क्लास 9th। आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो है हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी। उसमें से जो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एटीपी जो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। असल में इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म बिकॉज इसका पहला स्टेप जो है ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इसका ग्लाइकोलाइसिस का होता है, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल का होता है और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इसका पहला स्टेप तो दोनों में इक्वल होता है, दोनों में सेम रहता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी रहता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस होता है, इसलिए ये कॉमन है ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन आगे वाले जो दो हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये टोटली जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। हम जो है वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और इनको जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस का है। ग्लाइकोलाइसिस की नाम से देखो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है दूसरे मालिक्यूल्स में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें होता ये है कि ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है 6 कार्बन, वो टूटता है 2 मालिक्यूल्स पायरिक एसिड के, 2 पायरिक एसिड के मालिक्यूल में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो है 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 एनएडीएच जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी रिच। ये 2 एनएडीएच जो है बाद में जो है एटीपी में तब्दील हो जाते हैं और वो एनर्जी जो है उससे रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो है बुक वालों ने, यानी कि पीटीबी की बुक्स में जो है वो लिखा हुआ है एटीपी एडीपी। वहाँ पे ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि ये ग्लूकोज मालिक्यूल टूटने के लिए जो है एटीपी यूज़ कर लेता है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, जो एटीपी यूज़ होता है वो 2 एनएडीएच से होता है। एनएडीएच जो है इसको यूटिलाइज कर लेता है 2 एटीपी मालिक्यूल। अब एक एनएडीएच जो है वो मालिक्यूल जो है एटीपी के रिलीज़ करता है 3 एटीपी के जो है वो मालिक्यूल इससे देता है, यानी कि एनर्जी रिच मालिक्यूल है, ठीक है। अब 2 एटीपी तो यहाँ यूज़ हो गए, 2 एनएडीएच तो 6 एटीपी टोटल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 एटीपी तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल अपनी ब्रेक डाउन के लिए यूज़ कर लेता है, तो यहाँ पे 4 एटीपी जो है वो बच जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे 36 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। जब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो उसके बाद ये वाला जो है पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है सेल का, उस प्रोसेस को हम जो है क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल के चलने से पहले जो है पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है एक एंजाइम की मौजूदगी में जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील हो जाता है, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड में जो है तब्दील हो जाता है। जब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील होता है तो इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है 2 NADH रिलीज होती है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश का साइंटिस्ट था सर हैंस करब। इसने जो है इस साइकिल को यानी कि डिस्कवर किया था, स्टडी किया था, इसलिए इसको जो है उसके नाम की बिना पे जो है क्या बोला जाता है, कर्ब साइकिल बोला जाता है। जब इस साइकिल में एंटर हो जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो टोटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है 6 NADH रिलीज होते हैं, 2 FADH रिलीज होता है और 2 ATP जो है यहाँ से जनरेट होती हैं टोटल, ठीक है। अब NADH का हमने पढ़ लिया था। FADH जो है ये भी क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसको बोला जाता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाइड्रेट, इसको ये बोला जाता है। इसके बाद जो है ये क्या होता है, कार्बनिक साइड जो है क्या हो जाती है, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी जो है हमारे पास हासिल हो जाती है। अब क्या होता है कि साइकिल ने दोबारा रन करना होता है, तो इस साइकिल को दोबारा रन करवाने के लिए जो है NADH के मालिक्यूल और FADH के मालिक्यूल जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, और क्या हो जाता है, ये दोबारा साइकिल में चलने के जो है वो काबिल हो जाते हैं। वो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो तीसरे स्टेप में होता है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट।
अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो स्टेप है, इसमें क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ प्रोटीन जो है, सीरीज़ ऑफ चेन चलती है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब हम इसको स्टडी करेंगे तो उसमें जो है इसको कम्प्लीटली जो है डिस्कस किया जाएगा कि F1 पार्टिकल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वहाँ पर जाके ये रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि NADH का मालिक्यूल और FADH का मालिक्यूल जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और वाटर को रिलीज़ करते हैं। वाटर को कैसे रिलीज़ करते हैं, FADH जो है अपना एक हाइड्रोजन और NADH जो है अपना एक हाइड्रोजन जो है ये दे देते हैं और ये H2O में क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। और NAD+ और FAD+ जो है रिलीज़ हो जाते हैं, ये दोबारा जो है साइकिल में चलने के काबिल हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो है ये 32 ATP जो है वो बनते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसको बॉडी जो है वो एनर्जी यूज़ करती है और ये वाटर जो है उसके नतीजे में बन जाता है। अब बात ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जो है टोटल जो है 36 to 38 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 38 उस केस में होते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम उसको जो ATP ग्लूकोज यूज़ करता है अपने ब्रेक डाउन के लिए, अगर वो भी हम काउंट कर लें तो 36 ATP बन जाते हैं, 38 सॉरी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिच मालिक्यूल बने हैं NADH और FADH, ये क्या करते हैं, ये ATP में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन एक NADH का जो मालिक्यूल है वो एट द सेम टाइम 3 ATP मालिक्यूल देता है और एक FADH का मालिक्यूल जो है वो 2 ATP के जो है वो मालिक्यूल देता है। अगर हम इसको डिस्कस करें ज़रा कि हम टोटल जो एनर्जी NADH में होती है, टोटल NADH कितने रिलीज हुए गिनो ज़रा, 2। अब यहाँ पे 4 ATP याद रखना है आपने, 2 माइनस करनी है। 2 NADH का मालिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे हैं, 4 4 और 6 कितने हो गए, 10 NADH के मालिक्यूल हो गए, उसमें से 2 ATP रिलीज़ हो गई। तो एक NADH का जो मालिक्यूल है वो 3 ATP देता है, तो 30 ATP टोटल रिलीज़ होती हैं, तो 2 ATP जो है वो यहाँ पर यूज़ हो जाती हैं, तो 28 ATP बच जाते हैं। और FADH के जो मालिक्यूल हैं वो कितने होते हैं यहाँ पे, 2 FADH के मालिक्यूल, और एक FADH का जो मालिक्यूल है वो 2 ATP का मालिक्यूल देता है, ठीक है। और ये 2 FADH है तो 4 ATP यहाँ पे हो गए, तो 28 और 4 होते हैं 32 और 2 ATP यहाँ पे जनरेट होते हैं, 2 ATP यहाँ पे रिलीज होती है, तो 4 ये हो गए, 36 ATP है टोटल जनरेट हो जाती है, जो एनर्जी यूटिलाइज कर लेती है, बॉडी जो है एनर्जी स्टोर होती है, फिर उसमें PP बॉन्ड टूटता है और एनर्जी को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट। ये देखिए मैंने मेंशन भी किया है कि 10 NADH वो 28 ATP देते हैं कि 10 × 30 और 2 ATP जो है वो वहाँ भी यूटिलाइज हो जाते हैं, और 2 FADH के मालिक्यूल जो है 4 ATP जनरेट देते हैं और 4 ATP वैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो 36 टोटल ATP जो है वो बन जाती है। अगर हम ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में अब समझ आ गई कि टोटल जो है 36 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब होता ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है क्या होता है, हमने ये देखा कि ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है, वाटर में और ATP में। अब हमने ये देख लिया कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है एक सीरीज ऑफ चेन में चलता है, पहले वो 2 पायरुविक एसिड का मालिक्यूल बनाता है, फिर क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम टोटली ऑक्सीडाइज होकर किस में तब्दील हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ आ गई। अब आपने याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन आती है वो ग्लूकोज से आती है, ना कि ऑक्सीजन से आती है, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, जो इन्वायरमेंट में जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ये FADH NADH के मालिक्यूल के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देती है, वाटर, और उसके नतीजे में जो है टोटल ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये था आज का हमारा लेक्चर, छोटा सा है लेकिन अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस यहाँ पे 9th क्लास में जो है इसको सिंपली जो है डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में जो है, फर्स्ट ईयर की बुक्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको कम्प्लीटली जो है बताया गया कि ATP कितनी कहाँ पे किस तरह जो है प्रोड्यूस होती है, मुकम्मल जो है स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का बताया गया है, फिर क्रैब साइकिल का एक्सप्लेन किया गया है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ हमने ATP जनरेट किए, कितने ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और रट्टा ना लगाइएगा इन चीज़ों का। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है ये लिखना खुद से जो है इजी होगा, मुश्किल नहीं होगी, और फिर आप लोगों को आगे फ्यूचर में जो है कॉन्सेप्ट समझने में जो है वो मुश्किल नहीं होगी। आपके लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।